Welcome back all dear student. Today we are going to start a new unit. Name is chemical bonding and molecular structure. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में हम लोग क्या चीज़ें डील करने वाले हैं. ठीक है, अगर केमिकल बॉन्डिंग की बात हो रही है तो इसका मतलब केमिकल बॉन्ड्स किस तरह से बनते हैं, केमिकल बॉन्ड बनते ही क्यों है, उनमें कौन से इंटरेक्शंस होंगे, इसके बारे में इस यूनिट में हम लोग बात करेंगे. इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, फिर हम लोग बात करेंगे एक मॉलिक्यूल, जो भी आपको मॉलिक्यूल गिवन है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म होगी. सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भाई, हम लोग इस यूनिट को लेकर के चलते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को लेकर के. देखिए स्टार्ट करते हैं. केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर. केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या बात करने वाले हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूल होता क्या है. पहले तो हम लोग यही बात करेंगे कि भाई आप कह रहे हो कि भाई केमिकल बॉन्ड बनेंगे, केमिकल बॉन्ड किसके बीच में बनेंगे, कोई मॉलिक्यूल है, कोई एटम्स है, उनके बीच में क्या होगा, दो एटम डिफरेंट हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, वो आपस में कोई ना कोई बॉन्ड बनाएंगे, जब जाके क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा. तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं. देखिए तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स का मतलब है टू और मोर सेम और डिफरेंट, टू और मोर सेम और डिफरेंट एटम कंबाइन टू गिव वन स्पीसीज आर नोन एज मॉलिक्यूल. एग्जाम्पल को लेकर के बात करते हैं. देखो हाइड्रोजन एक एटम है, हाइड्रोजन एक एटम है, हमारे पास क्या बना H2. इसी तरह से Cl2 भी क्या है, मॉलिक्यूल है. S8 भी क्या है, मॉलिक्यूल है. H2O, H2O में क्या है, टू डिफरेंट एटम कंबाइन हुए हैं. CO2 भी क्या है, एक मॉलिक्यूल है. जितने भी हमारे पास कोई भी आप लोग बात कर सकते हैं, जैसे हम लोग जनरली इनको एलिमेंट्स बोलते हैं और इनको कंपाउंड बोलते हैं. जितने भी कंपाउंड है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल का पार्ट है. बट एलिमेंट जनरली हम लोग जैसे आयरन को भी बोल देते हैं, बट हम लोग यहाँ पर ये बात करेंगे कि मॉलिक्यूल जो है H2 हो गया, Cl2 हो गया, S8 हो गया, H2, कुछ भी ले लो, सभी के सभी क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं. इसमें क्या है, देखो टू और मोर सेम और डिफरेंट, या तो सेम हो या क्या हो, डिफरेंट हो, उस कंडीशन में आपके पास क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा. अब एक क्वेश्चन राइज होता है यहाँ पर, उस क्वेश्चन को एवर करने की कोशिश करते हैं कि भाई इसमें हम लोग क्या करेंगे. देखिए एक बार क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि ये जो आपने मॉलिक्यूल्स के बारे में डील किया, जैसे H2 बना, Cl2 बना, वाटर बना, ये बना कैसे. तो यहां पर हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ सम फोर्सेस आर नोन एज केमिकल बॉन्ड. क्या बोलेंगे हम उसको, केमिकल बॉन्ड. जैसे मान लो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का कोई इंटरेक्शन हुआ, भाई ये कौन सा बॉन्ड है, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे. जैसे ये कोवलेंट भी हो सकता है, आयनिक भी हो सकते हैं, कोई भी तरह का बॉन्ड हो सकता है. तो ये जो इंटरेक्शन है ना, इस इंटरेक्शन से ये मॉलिक्यूल बना. कौन सा मॉलिक्यूल बना, H2 मॉलिक्यूल. अब ये जो हमारे पास बना है ना, जिससे ये आपके पास H2 मॉलिक्यूल बना है, उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्ड. क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्ड. अब हम बात करते हैं कि इस यूनिट में हमारे सामने कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनको हमें शॉर्ट आउट करना है इस कंप्लीट यूनिट के अंदर. तो देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, काफी क्वेश्चंस हैं जो राइज होंगे इस यूनिट के अंदर. देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ये आता है, व्हाई डू एटम कंबाइन. सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि एटम कंबाइन ही क्यों होते हैं. सेकंड क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, व्हाई सम सर्टेन element are combined
जैसे मान लो H2 बन जाता है बट He2 नहीं बनता। तो ये क्वेश्चन आ गया कि वाई सम सर्टेन एलिमेंट आर कंबाइन, कुछ एलिमेंट्स हैं जो कंबाइन होते हैं और कुछ एलिमेंट जो कंबाइन नहीं होते, तो उसका रीजन क्या होगा। थर्ड हम लोग बात करें इसमें, वाई सम एलिमेंट फॉर्म सर्टेन कंपाउंड और मॉलिक्यूल। जैसे मान लो हाइड्रोजन H2 बनाता है बट H3 नहीं बनाता, तो इसका क्या रीजन है, क्यों नहीं बनाता ये H3। ठीक है, ये क्वेश्चन इस यूनिट में हम शॉर्ट आउट करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें, वाई डिफरेंट मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट शेप। एग्जाम्पल की मैं बात कर लेता हूं, यहां पर देखो हम लोग के पास कार्बन डाइऑक्साइड है, 3 मॉलिक्यूल्स है यहां पर। ठीक है, अब 3 मॉलिक्यूल्स की जगह हम लोग कुछ और भी ले लेते हैं, यहां पे 3 मॉलिक्यूल्स वाला एक प्रोस्पेक्ट ले लेते हैं, बोरोन ट्राइफ्लोराइड ले लिया हमने। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बनाता है या शेप बना रहा है वो कौन सी है, लीनियर है, बट ये कौन सी बनाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। इसी तरह से मैं बात करूं भाई, हमारे पास मान लेते हैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड है और एक अमोनिया हमारे पास। ठीक है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड हमारे पास क्या बना रहा है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड हमारे पास बनाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, बट NH3 हमारे पास जो ज्योमेट्री बनेगी वो तो बनेगी क्या, टेट्राहेड्रल। और अगर मैं शेप की बात करूं तो इसकी शेप कौन सी है, पिरामिडल। कौन सी शेप है, पिरामिडल, जो हम लोग वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं कि इन क्वेश्चंस का आंसर हम लोग दें कैसे। इस यूनिट में हम लोग कुछ थ्योरी स्टडी करेंगे, उस थ्योरीज के बेस पर इनके क्वेश्चन जो आंसर्स हैं वो अपने आप होते चले जाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूं कि हम लोग यहाँ पर कौन कौन सी थ्योरी स्टडी करने वाले हैं। एक बार देखिए यहाँ पर हम लोग कौन कौन सी थ्योरी स्टडी करेंगे। हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कॉसेल लेविस अप्रोच के बारे में। सेकेंडली अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, और फाइनली हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करें तो किस पे, कॉसेल लेविस अप्रोच। सेकेंडली हम बात करें तो यहां पर कौन सी थ्योरी यूज करेंगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। 1960 के 16 के अराउंड, 1940 के अराउंड, बट इसको इंप्रूव भी किया गया था। थर्ड हम लोग बात करें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम लोग VBT बोलते हैं, क्या बोलेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और फोर्थ हम लोग बात करें इसमें तो हमारे पास आएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, इन चीजों को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेविस कॉसेल अप्रोच। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेविस कॉसेल अप्रोच पे। लेविस कॉसेल अप्रोच के बारे में हम लोग बात करें तो ये एक तरह से यहाँ से एक क्वेश्चन भी राइज होता है और ये क्वेश्चन को ओवरकम भी करेगा। वाई एटम कंबाइन, सबसे पहला ये क्वेश्चन जो है वाई एटम कंबाइन, यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा बहुत क्लियर कर सकते हैं कि एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं। कॉसेल लेविस अप्रोच की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है ये, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बताया गया था। और मेजर जो स्टडी थी कॉसेल की वो इनऑर्गेनिक पे थी, और यहाँ पर लेविस की अगर हम बात करें तो किस पे स्टडी थी, मेनली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे। यहाँ पर हम बात करें तो किस पे थी, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे। ठीक है,
अब बात आती है लेविस कौशल अप्रोच की। अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन बेस्ड कॉन्सेप्ट था। यहां पर अगर हम एक चीज और ऐड करें कि भाई नोबल गैस है, जो नोबल गैस जो है, जैसे एग्जांपल की हम लोग बात करें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। अब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसके आउटर मोस्ट में 2 एंड 8। इसको मेंशन कर लो आप लोग। यहां पर हीलियम पे 2 और यहां पर हमारे पास कितना आएगा? 10, 18, 36, 54 और यहां पर अगर हम 86 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां अगर देखो कि भाई 2, 8 और यहां पे आउटर मोस्ट में कितना आया? 8 और इसके आउटर मोस्ट में कितना है? 2। एक बात यहां से कंसिडर होती है कि नोबल गैस जो है ना, नोबल गैस, नो लॉस नो गेन, फुली फिल्ड एंड स्टेबल, और इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं इनर्ट गैस। ठीक है, नो लॉस नो गेन का मीनिंग क्या है कि भाई इनको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ना तो ये लॉस करेंगे ना ये क्या करेंगे? गेन करेंगे। इसका मतलब ऐसे जो कॉन्फ़िगरेशन होंगे ना, वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। और क्वेश्चन अगर हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि वाई एटम कंबाइन, तो इसको हमें देखना पड़ेगा कि एटम कंबाइन क्यों हो रहा है, कि इसके पास ऐसा क्या है कि इसको रिक्वायरमेंट नहीं है किसी चीज की। तो अगर मान लो इसके पास आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास 7 है, तो 7 वाला अनस्टेबल होगा और 8 वाला क्या होगा? स्टेबल। तो हर अनस्टेबल पर्सन स्टेबिलिटी को गेट करने के लिए या तो लॉस करेगा या क्या करेगा? गेन करेगा। मेटल की अगर मैं जनरली बात करूं तो मेटल की कैपेसिटी होती है लॉस करना, और नॉन मेटल की कैपेसिटी क्या होती है? गेन करना। ऐसे बात कर रहे हैं इसके ऊपर। अब देखो क्रिप्टॉन है तो 2, 8 और यहां पर हमारे पास आउटर मोस्ट में कितना है? 2, 8, फिर कितना आ जाएगा? 18 और फाइनली यहां पर कितना आ गया? 8। तो इस तरह से अगर हम प्रेजेंट करते हैं तो सभी के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में गेट करने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर? भाई या तो लॉस करेंगे या क्या करेंगे? गेन करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, सोडियम है हमारे पास 281 बिकॉज सोडियम हैव 11 एटॉमिक नंबर। यस और नो? तो अगर 11 एटॉमिक नंबर है तो आउटर मोस्ट में कितना होना चाहिए? 8। अभी क्या यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? लॉस। क्या होगा? लॉस। सिमिलरली मैं बात करूं क्लोरीन को लेकर के तो 287, इसका आपके पास एटॉमिक नंबर अगर हम बात करें, सॉरी एटॉमिक नंबर की बात करें तो कितना है? 17 है। तो 17 में एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करने के लिए, तो ये क्या कर लेगा? एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? लॉस कर देगा। तो आपने देखा कि लॉस और गेन क्यों हुआ? रीजन ये है कि टू गेट द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप जो भी चीज है वो अपने आउटर मोस्ट में ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगी। ऑक्टेट का मीनिंग ये आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, चाहे वो लॉस करे चाहे वो फिर गेन करे। समझ में आ रही बात ये? अब हम बात करते हैं इसी को लेकर के। देखो भाई लॉस और गेन करने से हमने ये तो क्लियर किया कि हर पर्सन क्या कहता है कि मैं नोबल गैस जैसा हूं, मतलब कि नोबल गैस की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको गेट कर लो ताकि वो भी क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। बिकॉज नोबल गैस क्या होती है? स्टेबल, ना तो किसी के साथ रिएक्ट करती है ना कुछ और। अब इनके बारे में बात करें तो ये तो क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव क्यों होंगे? रिएक्टिव इसलिए होंगे क्योंकि या तो इनको लॉस करना है रिएक्शन के अंदर या फिर क्या करना है? गेन करना है। रिएक्टिविटी क्यों शो कर रहे हैं? क्योंकि इनको स्टेबल होना है, स्टेबिलिटी के लिए रिएक्टिविटी कर रहे हैं। समझ में आ रही बात ये? तो आपके पास अगर हम बात करें तो मेटल है, मेटल जैसे S ब्लॉक के एलिमेंट हो गए, D ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, ये जनरली क्या करते हैं? लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन को। लॉस लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं, कहां से कहां जा रहे हैं? लेफ्ट टू राइट, तो लॉस की जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज होती है। क्या होगी? डिक्रीज, क्योंकि मेटालिक करैक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज होगा। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक जो मेटालिक करैक्टर है वो डिक्रीज होगा तो यहां से लॉस कैपेसिटी क्या होगी? डिक्रीज। और लेफ्ट टू राइट अगर हम बात करें तो नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो नॉन मेटालिक करैक्टर अगर इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली गेन करने की पावर बढ़ेगी। तो ये लॉस करेंगे, मेटल क्या करेंगे? लॉस, और नॉन मेटल क्या करेंगे? गेन करेंगे। तो इससे क्या होगा? एक केमिकल बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मान लो हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन ने लॉस किया, क्लोरीन ने गेन कर लिया। NaCl, Na ने लॉस किया, क्लोरीन ने गेन कर लिया।
कई बार क्या होगा, कुछ ऐसी कंडीशंस बन जाएंगी, ना तो मेरे पास ज्यादा है ना सामने वाले के पास ज्यादा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, शेयरिंग, क्या करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे। मतलब वहां पर फिर बात आ जाएगी हाउ डू एटम कंबाइन। ये तो क्वेश्चन ये था, व्हाई एटम कंबाइन, एटम कंबाइन क्यों होते हैं, कंबाइन होने का कारण पता लगा कि भाई टू गेट द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात आती है कंबाइन कैसे होंगे। देखो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि हाउ डू एटम कंबाइन। कहने का मतलब है कि केमिकल बॉन्ड बनने का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से केमिकल बॉन्ड बनते हैं। देखिए, हाउ डू एटम कंबाइन। सबसे पहले हम लोग बात करें कि भाई यहां पर केमिकल बॉन्ड बनने के क्या क्या प्रोस्पेक्ट हैं। तो आयनिक बॉन्ड बनता है। सेकेंडली हम बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। और थर्ड हम लोग बात करें तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जिसको हम लोग डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। और आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं उसको कोवैलेंसी बोलते हैं और यहां पे इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि भाई आयनिक बॉन्ड कैसे बनेंगे। आयनिक बॉन्ड बनने का क्या रीजन है, देखिए, इन द आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ one or more electron to one atom to other atom या another atom। आयनिक बॉन्ड जनरली बनते कैसे हैं उसको मैं एक बार दोबारा से डिटेल में बात कर लेते हैं हम लोग। सोडियम है हमारे पास और हमारे पास लेड क्लोरीन है, ठीक है। तो सोडियम और क्लोराइड का आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, तो हमारे पास इसके आउटर मोस्ट में 281 है, ठीक है। और प्लस में जो क्लोरीन है हमारे पास कितना है, 287 है। तो यहाँ से ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और क्लोरीन क्या करेगा, गेन करेगा। रिजल्टेंट हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम आयन 28 और क्लोराइड आयन 287। तो यहाँ को हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं कि इस फॉर्म में NaCl की फॉर्म में, ठीक है। तो आपने देखा कि भाई सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, इसने कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम वन एटम टू द अनदर एटम, और इसने लॉस किया, इसने क्या कर लिया, गेन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, आयनिक बॉन्ड बन गया। अब बात करते हैं भाई कोवलेंट बॉन्ड की। तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड is formed by sharing of electron, the shared electron are contributed by the both atom equally। जैसे हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों में बॉन्ड कैसे बना, दोनों की शेयरिंग से। तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा हमारे पास क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गए, H और H, इसका डबलेट कंप्लीट हो गया। या तो स्टेबिलिटी के लिए डबलेट कंप्लीट हो या फिर क्या हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो। भाई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हीलियम में अगर हम लोग स्मॉल एलिमेंट की बात करें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो यहाँ पर डबलेट की रिक्वायरमेंट होती है। और हाइयर एलिमेंट के लिए हम लोग ऑक्टेट चेक करते हैं। तो H और H की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, शेयरिंग से
H2 मॉलिक्यूल बन गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेयर की है, लेकिन कहाँ, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ पर वो इक्वली कंट्रीब्यूटेड है, इस हाइड्रोजन के भी और इस हाइड्रोजन के भी। अगर मान लो इक्वली कंट्रीब्यूटेड ना हो, मतलब कि अब मैं बात कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को लेकर के, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म बाय sharing of electron by both the atom, but electron contributed by only one atom। एक इलेक्ट्रॉन तो एक एटम तो इलेक्ट्रॉन देगा और दोनों के दोनों क्या करेंगे, शेयर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लोग के पास NH3 है, राइट, और यहाँ पर हमारे पास बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन दो हैं, ये दोनों के दोनों शेयर कर देगा। ये कौन सा बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेटिव बॉन्ड। क्या बोल सकते हैं, डेटिव बॉन्ड। इस एटम ने कंट्रीब्यूट किया बट शेयर किसने किया, दोनों ने। तो ये बॉन्ड कौन सा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट और कोवलेंट बॉन्ड दोनों के दोनों शेयरिंग से बनेंगे, बट डिफरेंस सिंपल सा है, इसमें दोनों के दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, इसमें सिंगल एटम कंट्रीब्यूट करेगा। ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड। अब मैं बात करूंगा कि भाई शेयरिंग में तो कुछ खास नहीं है कि लिटिल बिट एनर्जी रिलीज होगी, बट आयनिक बॉन्ड किस तरह से बनते हैं, आयनिक बॉन्ड बनने के रीजंस क्या। आप देखो, आप देख रहे हो यहाँ पर कि भाई इसने एक इलेक्ट्रॉन मैंने बोल दिया लॉस किया, इसने गेन किया, ऐसे ही लॉस ऐसे ही गेन नहीं हो जाएगा, वहां पर कोई ना कोई एनर्जी का रोल होगा, लॉस करते टाइम भी, गेन करते टाइम भी, और जब आयंस बन जाएंगे तो जुड़ते टाइम भी। तो तीनों कंडीशंस में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई लॉस हुआ तो क्या हुआ, गेन हुआ तो क्या हुआ, और फाइनली जब दो फ्री आयंस अगर कंबाइन हुए तो वहां पर कौन सी एनर्जी यूज हुई। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लैटिस एनर्जी को लेकर के। देखिए देखो, अब हम लोग बात करेंगे फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। क्या रीजन आयोनिक बॉन्ड बनने का या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने का, इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होते हैं, इस बात को हमें दिमाग में रखना है। अब हम बात करते हैं कि भाई हमारे पास जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं, कैल्शियम है और ये हमारे पास फ्लोरीन है। ठीक है, दो फ्लोरीन है, तो एक फ्लोरीन हम लोग यहाँ प्रेजेंट कर लेते हैं, एक फ्लोरीन यहाँ प्रेजेंट कर लेते हैं। इसके आउटर मोस्ट में 2882 बिकॉज एटॉमिक नंबर 20 है कैल्शियम का। यहाँ पर हमारे पास आउटर मोस्ट में 7, आउटर मोस्ट में 7। अब क्या होगा, यहाँ पर जो हमारे पास कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स जो है, जैसे मैं इसको प्रेजेंट कर लेता हूँ, देखिए हमें प्रेजेंट करना है यहाँ पर, ये हमारे पास टोटल हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल के अंदर, और यहाँ पर आउटर शेल में कितने, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रांसफर करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर करेंगे। रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम पे हमें मिलेगा 2+ चार्ज, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। और कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे अगर हम बात करें तो 2 8 8 18 इलेक्ट्रॉन बच गए। और फ्लोरीन की अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, टोटल 8 हो गए, तो माइनस चार्ज, 7 थे, 1 आया, तो इसको इंडिकेट कर दिया हमने F नेगेटिव से, तो ये हमारे पास हो गए F नेगेटिव। रिजल्टेंट हम लोग लिख सकते हैं कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है, इसी तरह से हम लोग सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, या सोडियम क्लोराइड की भी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। आउटर सेल कैरी 1 इलेक्ट्रॉन्स एंड हेयर आउटर सेल कैरी 7 इलेक्ट्रॉन। These electrons are transferred to the chlorine from metal to the non-metal. Formation of calcium ion, sodium ion and chloride ion. तो क्लोराइड आयन को प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आप दिखाओगे कि 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, तो रिजल्टेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, NaCl। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कौन सा इंट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन।
इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, दिस इज द पोलर अट्रैक्शन, ठीक है। तो हमारे पास इसके आउटर मोस्ट में 281 था, 287, रिजल्टेंट हमें क्या मिला 28 हेयर 288, दिस वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम सोडियम टू द क्लोरीन। तो यहां पर हमने देखा कि ये आयनिक बॉन्ड बन रहे हैं। अब क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि आयनिक बॉन्ड्स में आपने कैल्शियम में से मैंने बोला एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो वो कैसे निकला, उसमें कौन सी एंथैल्पी यूज हुई, उस पर बात करेंगे। फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन जब गेन किया, या तो एनर्जी रिलीज हुई या उसको रिक्वायर थी, तो कौन सी, जब आपके पास ये फ्री आयंस बन गए, लॉस और गेन करने के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन गए, तो हमारे पास ये कंपाउंड कैसे बन गया, मतलब यहाँ पर कौन सी एंथैल्पी यूज हुई। तो हम लोग इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं वन बाय वन। देखिए, तो 3 फैक्टर्स को मैं यहाँ पर लेके चलूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं यहां बात कर रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन बाय द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो हमारे पास क्या बन रहा है, पॉजिटिव आयन बन रहा है। तो लॉस करने के लिए कौन सी एंथैल्पी यूज होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मैं यहीं पर बात कर लेता हूं साथ साथ इसके। आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है, देखो, आयनेशन एंथैल्पी का मतलब है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव an electron from its outermost shell or gaseous atom। तो हम लोग के पास सोडियम का मान लो गैसियस एटम है और उसमें हम अप्लाई करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का काम होता है कि अगर फर्स्ट अप्लाई किया तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, 28 बन गया, गैसियस आयन ही है, और एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ है, जो आयनिक बॉन्ड है उसमें पॉजिटिव आयन बन चुका है। क्या बन गया, पॉजिटिव आयन। अब हम बात करेंगे नेगेटिव आयन कैसे बनेगा। जो फर्स्ट स्टेप क्या था, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन। सेकेंडली हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन बाय द गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। लेट कंसीडर क्लोरीन एक गैसियस आइटम लोग ले लेते हैं और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। तो गेन करेगा जब कौन सी एंथैल्पी, यहां पर एंथैल्पी क्या होगी, रिलीज। कौन सी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। किसका रोल होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब बात कर ले भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी, आप चेंज भी बोल सकते हो और जनरली रिलीज बोलोगे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, तो यहां हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब थर्ड पॉइंट को हम लोग लेके चलते हैं। जो हमारे पास आयंस बने हैं, क्लोराइड आयन बन गया और सोडियम आयन बन गया। तो यहाँ पर जो सोडियम आयन प्रिपेयर हुआ है और क्लोराइड आयन प्रिपेयर हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बना, NaCl, और एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव, मतलब रिलीज होगी एनर्जी। तो ये जो रिलीज एनर्जी है ना, इस रिलीज एनर्जी को हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। अब बात आती है लैटिस एनर्जी क्या है। तो आप लोग इसको प्रेजेंट कर सकते हो। लैटिस एनर्जी का मीनिंग क्या है, देखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन पॉजिटिव एंड नेगेटिव gaseous ion combine to give
1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी मतलब एंथैल्पी रिलीज हो रही है, तो जितनी ज़्यादा एंथैल्पी रिलीज होगी ना, उतना ही ज़्यादा जो आपके पास आयनिक कंपाउंड क्या होता जाएगा, स्टेबल होता जाएगा। अभी मैं इस पे भी बात करता हूँ कि भाई एनर्जी रिलीज होने से स्टेबिलिटी कैसे आएगी, और फिर वहाँ पर हम बात करें कि भाई कहाँ पर ज़्यादा रिलीज होगी और कहाँ पे कम रिलीज होगी। तो हम लोग बात कर लेते हैं लैटिस एंथैल्पी को लेकर के, हम बात कर रहे थे लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी मतलब जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज़्यादा क्या आएगी, स्टेबिलिटी। अब ये जो स्टेबिलिटी है ना, वो किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, उस पर बात कर लेते हैं। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर हम इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या है, स्केयर मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, स्केयर ऑफ द साइज। अब बात करते हैं कि भाई हमारे पास लैटिस एनर्जी, तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा कब होगी, जब फोर्सेस ज़्यादा होंगे, और फोर्सेस किस पे डिपेंड कर रहे हैं, चार्जेस और उसके साइज के ऊपर। तो मैं एक एग्जांपल लेकर के चलता हूँ, जैसे मेरे पास NaCl है और मैग्नीशियम क्लोराइड है, राइट। दिस वन कैरी +1 चार्ज एंड दिस वन कैरी +2 चार्ज। तो +2 अगर चार्ज है किसी के पास, कितना चार्ज है, +2, और यहाँ पर क्या है, +1 चार्ज है, तो चार्जेस कहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर है ना। तो जितने ज़्यादा चार्जेस होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, फोर्स, और फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। तो आउट ऑफ दीज टू आयनिक कंपाउंड विच वन हैज़ मोर लैटिस एनर्जी, तो दिस वन हैज़ मोर लैटिस एनर्जी। ठीक है, इसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। अभी मैं बात कर रहा था चार्ज ऑन आयन, अब बात करेंगे हम लोग साइज की। जैसे लिथियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है। लिथियम का साइज स्मॉल है, सोडियम का साइज और इंक्रीज हुआ, पोटेशियम का उससे ज़्यादा हो गया, क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है, इंक्रीज। तो अगर साइज, दिस वन इज व्हाट, साइज इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या होंगे, डिक्रीज, लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज। तो एक बात बताओ कि भाई जिसका साइज अगर मान लो इंक्रीज हो रहा है तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं लैटिस एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, लिथियम क्लोराइड, फिर सोडियम क्लोराइड और फिर पोटेशियम क्लोराइड। ये सारी चीज़ें जो हमने लिखी हैं, अभी हम लोग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, उसको हम बॉन हाबर साइकिल से भी समझ सकते हैं। तो एक बार देखिए बॉन हाबर साइकिल क्या होती है। बॉन हाबर साइकिल की अगर हम बात करें तो हम लोगों के पास सोडियम सॉलिड है और ये हाफ ऑफ Cl2 गैस है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉलिड को कन्वर्ट करेंगे गैस में। कौन सी एनर्जी यूज होगी, सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन एनर्जी के बाद हम लोग लगाएंगे यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो हमारे पास बनेगा सोडियम आयन। यहाँ पर हम लोग आएंगे डिसोसिएशन एनर्जी, और डिसोसिएशन एनर्जी हमारे पास आने के बाद ये बन जाएगा एक जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी हम बोल सकते हैं यहाँ पर, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब ये जो Cl है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगा करके एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। ठीक है, अब ये दो जो फ्री आयंस हैं, गैसियस आयंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, NaCl। तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी हुई, U मतलब लैटिस एनर्जी। ये क्या हो गई, लैटिस एनर्जी। और अगर हम डायरेक्ट फॉर्मेशन करते तो इसको बोलते हैं डेल्टा H फॉर्मेशन। तो आप ये देखिए कि डेल्टा H फॉर्मेशन जो हमने मेंशन किया है यहाँ पर, वो किस किस के इक्वल है। तो डेल्टा H फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो सब्लिमेशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन, एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन, प्लस में डिसोसिएशन कितना है, हाफ मॉलिक्यूल है ना, तो हाफ ऑफ डिसोसिएशन
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन के केस में नेगेटिव होगी, तो यहाँ पर हम पहले मेंशन कर देते हैं माइनस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और लैटिस एनर्जी भी क्या होती है, रिलीज, इट मींस ये भी क्या होगी हमारे पास माइनस में होगी, यहाँ पर हम यू ही प्रेजेंट करेंगे, चेंज नहीं प्रेजेंट करेंगे, तो ये हो गई हमारे पास क्या, लैटिस एनर्जी। तो यहाँ से आप न्यूमेरिकल बेस कुछ क्वेश्चंस अगर आए तो उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो बाय यूजिंग बॉर्न हार्बर साइकिल। ठीक है, अब बात करने वाले हैं कि भाई लेविस डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर का मीनिंग ये होता है कि भाई सिर्फ किसी भी एलिमेंट पे, जैसे मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो इस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट कर देना, हाइड्रोजन पे प्रेजेंट कर दिया, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 होते हैं, 7 प्रेजेंट कर दिया। तो इस तरह की प्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लेविस डॉट प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड क्या क्या है। जनरली सॉलिड होते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है, इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। थर्ड हम लोग बात करें इसी के अंदर, जैसे हमारे पास ये सॉलिड हो गए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गई। और नेक्स्ट हम लोग बात करें इसके अंदर तो गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के इन मॉल्टन स्टेट, ताकि आयंस मूवमेंट कर पाएँ। ठीक है, फोर्थ हम लोग बात करें इसके अंदर तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट हम लोग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होगा, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है, कौन से हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस हैं। और अगर हम बात करें सोल्यूबिलिटी को लेकर के तो सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, किसमें सोल्यूबल होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्वेंट में इसलिए सोल्यूबल होते हैं, लाइक डिजोल्व लाइक का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, लाइक डिजोल्व लाइक, क्योंकि ये खुद भी आयनिक होते हैं, पोलर होते हैं, और ये क्या हो गया, ये भी पोलर हो गया। तो आयनिक कंपाउंड किस में सोल्यूबल होता है, पोलर में, और नॉन आयनिक किस में होगा, नॉन पोलर के अंदर सोल्यूबल होगा।